हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। तो आइए हम आज सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 के एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य में एक टॉपिक आज पॉलिटी का चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान। संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया शुरू हुई, कहाँ से हुई, कब से हुई, मांग कब उठी, किसके द्वारा हुई, इन सब चीज़ों का यहाँ अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे संविधान क्या है, संविधान की विशेषताएं या विशिष्ट लक्षण क्या हैं, मौलिक अधिकार क्या हैं, धर्मनिरपेक्षता क्या है, संघवाद क्या है। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत चर्चा की जाएगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है, संविधान की आवश्यकता क्यों हुई, मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों हुई। तो इस प्रकार से इस टॉपिक में चर्चा की जाएगी। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। कोई दिक्कत परेशानी हो तो उसका निराकरण किया जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें इससे। और जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं आपको, तो एसएसटी पेपर 2 के ये एग्ज़ाम में हर हाल में आते हैं। भारतीय संविधान से भी जो मेरे द्वारा टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है एमसीक्यूज, उसमें जब आप देखेंगे तो उसमें एसएसटी में हर एसएसटी के एमसीक्यूज में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन भारतीय संविधान से आते हैं और आए हैं। उसका एनालिसिस आप कर सकते हैं। तो इसमें से जो आज पढ़ाऊँगा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन हर हाल में आते ही हैं, इसलिए आप इसको लेक्चर्स को ज़रूर सुने और उसके बाद अपनी साथ में बैठ करके नोट्स बनाएं, जिससे आपको लास्ट में रिवीजन करने में सहूलियत मिले। ये नियम पीएससी यूपीएससी फॉलो करवाती है स्टूडेंटों से कि आप पहले सुने, उसके बाद नोट्स बनाएं और फटाफट रिवीजन करके एग्ज़ाम दें और प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस के लिए आपकी टेस्ट सीरीज ऑलरेडी मेरे द्वारा चलाई जा रही है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट होइए और उसका अनुभव लीजिए, अभ्यास करिए उसमें, जिससे आपका सिलेक्शन अनिवार्य रूप से हो जाए। तो हम बात कर लेते हैं पहले संविधान की। तो जो भारतीय संविधान है, तो 1934 में पहली बार इसमें आवाज़ उठी कि हमको पूर्ण स्वाधीनता चाहिए। तो उसके बाद जब ऐसी घटनाएं घटी तो संविधान निर्माण के लिए एक समिति का, एक सभा का गठन किया गया। तो जो संविधान सभा का गठन हुआ तो वह हुआ जुलाई 1946 में। किस योजना के तहत हुआ, तो इसका क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा थी, भारतीय संविधान सभा, उसका गठन या तो पूछेगा कब हुआ, तो जुलाई 1946 में हुआ। इसका आंसर यह हुआ। फिर यदि पूछेगा कि भारतीय संविधान सभा जो गठित हुई तो वह किस योजना के आधार पर गठित हुई, तो वह उसका आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 1946 में, जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर इसका निर्माण किया गया, इसका संविधान सभा का। अब पूछता है यह भी क्वेश्चन कि कैबिनेट मिशन जो योजना थी वह क्या थी। तो कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वह थे सर पैट्रिक लॉरेंस, और इनके अलावा अन्य सदस्य भी थे जिनका नाम था एवी एलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो इनके भी नाम आप याद रखेंगे। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, या कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे, या सदस्य कौन थे। तो आप अध्यक्ष के तौर पर सर पैट्रिक लॉरेंस और सदस्यों के तौर पर एबी एलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स को याद रखेंगे, नोट कर लेंगे। हो सकता है इस अध्याय में न दिया हो, ये आपको अधिक जानकारी के लिए दिया जा रहा है, वॉइस छोड़े जा रहे हैं। तो उस समय संविधान सभा का जब गठन हुआ और चुनाव कराया गया अप्रत्यक्ष रूप से, अर्थात जनता द्वारा भागीदारी नहीं की गई, अप्रत्यक्ष रूप से। तो मोटे तौर पर 10 लाख की जो जनसंख्या थी, तो 10 लाख जनसंख्या में से एक प्रतिनिधि चुना गया। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था उस समय। लेकिन उस समय यदि सदस्यों की कुल संख्या की बात करें, यह भी क्वेश्चन आता है, तो उसमें 389 सदस्य थे, 389, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 93 देसी रियासतों के और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों के। तो इस प्रकार टोटल ब्रिटिश जो थे वो
296 हो गए, ब्रिटिश प्रांत के 292 और 4 उनके कमिश्नरी क्षेत्र के और 93 देसी रियासतें। तो जब संविधान सभा का चुनाव हुआ तो उस समय एक जिन्ना की पार्टी चल रही थी, मुस्लिम लीग, और एक महात्मा गांधी जी लोगों की, तो इसको कांग्रेस के नाम से जाना जाता था। तो उस समय जब 389 सीटों पर चुनाव हुए तो कांग्रेस को 208 सीट मिली और मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली। इस प्रकार से लीग की कमज़ोर स्थिति को देखते हुए जिन्ना ने क्या किया, अर्थात मुस्लिम लीग का जो लीडर था जिन्ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग कर दी। इस प्रकार से 3 जून 1947 को फिर एक योजना गठित होती है, एक तो उसका नाम है माउंट बेटन योजना। 3 जून 1947 भारत विभाजन योजना के नाम से भी जानी जाती है। तो इस प्रकार से 3 जून 1947 को भारतीय संविधान सभा का जो बनी थी, कब, जुलाई 1946 में उसका विघटन हो गया। तो इसका विघटन कब हुआ, तो 3 जून 1947, इसको नोट करेंगे माउंट बेटन योजना के अनुसार। इसको भारत विभाजन योजना भी कहते हैं। तो अब संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया तथा अब संविधान सभा में, भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या जो थी वो मात्र 299 रह गई। टोटल संख्या पहले 389 थी, जिसमें से अब 299 रह गई। उसके बाद यदि हम चर्चा करें, जब संविधान सभा का, भारत की संविधान सभा अलग हो गई और पाकिस्तान की अलग हो गई, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित होती है। यह भी क्वेश्चन आता है, डेट सहित पूछा जाता है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, तो उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। जो प्रथम सभा गठित हुई, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर, याद रखेंगे 9 दिसंबर 1946 को, तो उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। तो जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, उसमें अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वहीं 11 दिसंबर की बात करें तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या किया गया, स्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया, उन्हें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर 2 दिन और उसमें ऐड करिए तो 13 दिसंबर को जो बैठक हुई 1946 में ही, तो उस दिन क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किए। तो जो ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव था, हमारे संविधान का निर्माण कैसे होगा, उससे रिलेटेड, तो उसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकृति प्रदान की। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया थी संविधान निर्माण की। और फिर संविधान, जब ये प्रक्रिया, इसको मंजूरी दे दी संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को, तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए 15 समितियों का गठन किया गया। तो इस प्रकार से संविधान निर्माण की वो 15 समितियां थीं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कार्य कर रही थी। उसमें से एक थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का जनक या संविधान निर्माण का पिता, भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। इसमें जिक्र मिलेगा आपको, तो उनको आप विशेष रूप से नोट कर लेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष, और 6 सदस्य भी इनके साथ थे इस समिति में, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही संविधान निर्माण में। उनको संविधान का पिता या संविधान का जनक, भारतीय संविधान का पिता या जनक माना जाता है। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत चर्चा की जाएगी। फिर उसमें हम देखेंगे संविधान के लक्षण क्या हैं, जिसमें हम संघवाद देखेंगे, संसदीय शासन व्यवस्था देखेंगे, मौलिक अधिकार देखेंगे, ये सारी चीज़ें क्यों आवश्यकता हुई और हमारे संविधान निर्माता जो दूरदृष्टा थे, इन सब चीज़ों को शामिल क्यों किया। तो इस पाठ में इन चीज़ों को हम जानेंगे। वहीं नेपाल का एक प्रकार से लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था और गैर लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था, किस प्रकार से लोकतंत्रीय और गैर लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में अंतर होता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसा कि अब्राहम लिंकन जी का एक कथन भी था कि जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र है। तो इस प्रकार से इसमें वर्णन मिलेगा आपको। तो चलिए हम आज की चर्चा शुरू करते हैं। टॉपिक है भारतीय संविधान, पॉलिटी का टॉपिक है, एनसीईआरटी का। तो इसकी चर्चा अब शुरू की जाती है।
यहाँ पे एक डायग्राम है, किस देश को संविधान की ज़रूरत, किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ऐसे क्वेश्चन से यह पार्ट स्टार्ट होता है कि आखिर किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब हम देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ को। आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा, लेकिन उनका यह मतलब नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। तो ये सब पेडागाजी से जोड़ करके लाइनें पूछी जाती हैं। क्या कि लोकतंत्र, सभी देश लोकतांत्रिक देश ही होंगे ऐसा नहीं है संविधान में। कुछ देश आज भी राजतांत्रिक हैं, सऊदी अरेबिया जैसे लोग, वहाँ आज भी सुल्तान होते हैं, राजा का शासन होता है। ब्रिटेन में भी अभी भी राजशाही वंश चलता है। तो इस प्रकार से कई देश लोकतांत्रिक आज भी नहीं हैं। और संविधान की ज़रूरत, तो संविधान कई उद्देश्यों को क्या करता है, पूर्ति करता है। जैसा कि यह एक दस्तावेज है जो किसी भी देश के आदर्शों को सूचीबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश की अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार अपने देश को रच सकते हैं, अर्थात अपने इच्छा और अपने सपनों के अनुसार अपने देश की रचना वो कर सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या होगा। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हों। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। तो इस लाइन को आप नोट करेंगे कि संविधान क्या होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान क्या होता है, या ये पूरी लाइन दे देगा फिर पूछ देगा क्या है ये, संविधान है कि नहीं है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे कि संविधान, यहाँ से संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। तो जो समाज के आदर्श हैं, नैतिक आचरण हैं, उनका वर्णन होता है, उनकी रक्षा की जा सके ऐसा दस्तावेज तैयार किया जाता है, उसको हम संविधान बोलते हैं, और उसी के अनुसार देश चलता है। फिर हम ऊपर देख लेते हैं, कोटेशन एक दिया गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है, कोटेशन से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें बताया गया है कि 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की, जैसा कि मैं आपको शुरू में बताया था। तो इसमें भी बताया है, तो आप इस लाइन को याद रखेंगे कब। तो 1934 में किसने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की, पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया इसको। तो ये क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस ने अपनी अधिकृत नीति में पहली बार कब शामिल किया इसको, तो 1934 में। या भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग कब की गई, तो 1934 में। किसके द्वारा की गई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। यहाँ से ये क्वेश्चन इस टाइप से 2-3 प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। फिर है, केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई और अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। जैसा कि मैं आपको बताया था अभी कि दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। फिर लिखता है, पृष्ठ 2 पर दिए गए चित्र में संविधान सभा के कुछ सदस्यों को दर्शाया गया है। आगे देखेंगे पृष्ठ 2 में, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये दिखाए गए हैं, नेहरू जी खड़े हुए हैं। फिर अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे देता है कि दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि 26 नवंबर 1949 को हम संविधान को अंगीकृत आत्मा अर्पित करते थे, किए हैं। तो दिसंबर 46 से कहानी शुरू होती है और नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है। फिर है, स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार हुआ। फिर है, 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी
नियति और भविष्य तय करने का मौका मिल सकता है। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। संविधान सभा के कामों के बारे में आप इन्हीं अध्याय में आगे पढ़ेंगे हम। तो जो मैं बताया हूँ आपको शुरू में डिटेल, वही सारा डिटेल मिलेगा यहाँ। आप नवंबर 1949 को याद रखेंगे या 26 नवंबर 1949, उस दिन हम अंगीकृत आत्मार्पित करते हैं अपने संविधान को, जबकि 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत पर यह लागू हो जाता है। तो इस प्रकार से 2 तिथियां हैं वहाँ। ये बगल के चित्र में बताया गया है कि जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं, ये खड़े हैं जैसा कि मैं बताया था। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो इन बातों का क्या मतलब है, यह समझने के लिए आइए 2 बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करें। दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताज़ा इतिहास की घटना है। तो यहाँ संविधान निर्माण प्रक्रिया के बारे में नेपाल का उदाहरण लेकर कि भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल की ताज़ा इतिहास की घटना है। बताता है कि समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबरों में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी है। सवाल यह उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अब आगे देखेंगे क्यों पड़ी। इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था। अब ध्यान रखेंगे, जब वहाँ अंतरिम संविधान की मंजूरी थी तो नए संविधान की क्यों जरूरत पड़ी। तो नेपाल क्या था, पहले एक राजतंत्र था, वहाँ राजा का शासन था। 1990 में जब बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। जो 1990 में नेपाल का पिछला संविधान था तो उस पर क्या था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता किसके पास रहेगी, राजा के पास। तो नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। तो वो लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे, अर्थात राजा की सत्ता को समाप्त किया जाए और लोगों का शासन हो। तो इस प्रकार से 2006 में क्या हुआ, वहाँ लोकतंत्र स्थापित हुआ और राजा की सत्ता समाप्त हो गई नेपाल में। फिर नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं थे जो नेपाल के लिए जनता चाहती थी, इसलिए और जिनके लिए वे लड़ रहे थे। तो इसलिए वे उस संविधान को नहीं मानते थे या नहीं मानना चाहते थे क्योंकि वह संविधान, अंतरिम संविधान राजतंत्र पर आधारित था जो जनता के मुद्दों के अनुसार नहीं था और उनके आदर्शों के अनुसार नहीं था। इसलिए उन्होंने इसका बहिष्कार किया और आखिरकार 2006 में उनका संघर्ष सफल रहा और लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई। अब इस कोट को देख लेते हैं। ये दिखाया गया है किस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं नेपाली लोग। तो नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जनसंघर्ष हो चुके हैं। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल कायम रही। अक्टूबर 2002 से राजा ज्ञानेंद्र ने गांवों में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। तो 2090 में तो बना अंतरिम संविधान, लेकिन 2002 से उन्होंने बताया कि माओवादी जो हैं संगठन तो वो उत्पाद मचा रहे हैं, बहका रहे हैं, भड़का रहे हैं, इसलिए उन्होंने सेना के माध्यम से क्या किया, सरकार चलाना शुरू कर दिया। फिर फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली। 2005 में पूरी तरह से राज सत्ता स्थापित हो गई। फिर नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। तो माओवादियों ने 12 सूत्री मांगों की बात रखी जिसमें से लोकतंत्र स्थापित होने की उम्मीद जनता को दिख रही थी। फिर है लोकतंत्र के लिए चल रहा यह जन आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से
दी गई छोटी छोटी रियासतों को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनने का मौका देना पड़ा और 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया। तो 2006 में राजा क्या किया, तृतीय संसद को बहाल करके जो राजनीतिक दल थे वहाँ उनको सरकार बनाने के लिए मौका दिया कि आप चुनाव करके सरकार बना सकते हैं, और इस प्रकार से 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल में लोकतंत्र स्थापित हो गया। तो 1990 से शुरू हुआ, 5 में और चरम सीमा पर लड़ाई हुई और 6 में आखिर राजनैतिक दल थे जो उनको सरकार बनाने का मौका मिला। 8 से राजतंत्र खत्म और लोकतंत्र स्थापित हो गया नेपाल में। फिर 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले जनतांत्रिक आंदोलन के दृश्य के रूप में चित्रों में जैसा कि ऊपर अभी देखे थे हम लोग। तो इस प्रकार से नेपाल के संविधान निर्माण की प्रक्रिया इसमें बताई गई है कि किस प्रकार राजतंत्र था, फिर लोकतंत्र, अर्थात राजतंत्र और लोकतंत्र में क्या अंतर था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ राजा अपनी सत्ता चला रहा था, अपनी मनमौजी चला रहा था, इस प्रकार से लोगों ने उसका बहिष्कार किया, आंदोलन किया और लास्ट में लोगों ने खुद के आदर्शों को स्थापित करने के लिए लड़ाई लड़ी और लोकतंत्र को स्थापित कर दिया। तो इस प्रकार अंतर था राजतंत्र और लोकतंत्र में। अब सेकंड पैरा देखते हैं। जिस तरह से फुटबॉल के खेल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतंत्र शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। ऊपर के चित्र के साथ दिए गए अंश में लोकतंत्र के लिए नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, फुटबॉल का उदाहरण लेकर बताता है कि जब नियम चेंज होते हैं तो पूरा खेल बदल जाता है। इसी प्रकार राजतंत्र में नियम कानून राजतंत्र के हिसाब से जो राजा चलाएगा, और जब लोकतंत्र होगा तो लोगों के हिसाब से नियम कानून रहेंगे, न कि राजा के हिसाब से। तो इस प्रकार संविधान में परिवर्तन किया जाएगा। तो इस प्रकार से नियम राजा को बदलने पड़े और 2015 में नया संविधान उनका लिखित में भी उपलब्ध हो गया उनको, जो ऊपर के चित्र में दिखाया गया है। अब हम पढ़ते हैं अगला पैराग्राफ। तो संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के, तो संविधान का उद्देश्य यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है क्या होता है, तो राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। अब फिर नेपाल की चर्चा है कि नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगी पुराने संविधान में। लेकिन जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है, वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। तो इसमें बताता है कि जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति को अपना रखा है, तो वो क्या है, राज्य व्यवस्था चुनी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो उसमें जो नियम हैं या निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो संविधान में बहुत अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि वहाँ जनता की चलती है। जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए जनता जो चाहती है वही नियम कानून बनाए जाते हैं। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। तो लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सकें। फिर भी यह बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं, इसकी आशंका बनी रहती है। इस तरह से विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक उदाहरण नीचे दी गई चित्र कथापट्ट में देखा जा सकता है। जैसा कि मध्य प्रदेश में सरकार 2018 में कांग्रेस की बनी थी, फिर उसमें गुटबाजी हुई और सिंधिया पक्ष के 20-22 विधायक चले गए बीजेपी में। इस प्रकार से सरकार गिर गई, तो इसका भय बना रहता है। तो वही इसमें बताता है कि लोकतंत्र जो होता है तो वह तो जनता चुनती है, नेता कौन चुनता है, स्वयं जनता चुनती है, हम चुनते हैं। लेकिन इस बात की भी आशंका रहती है कि कहीं नेता जो है वो सत्ता का दुरुपयोग ना करे, इसकी आशंका बनी रहती है। तो कभी कभी हो भी जाता है कि नेता इसका खासा दुरुपयोग करते हैं। तो अब इसका उदाहरण एक प्रस्तुत किया गया है कि वह कैसे करते हैं, उसके बारे में अब देखते हैं। तो ये चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि सुरेश अपनी कक्षा का मॉनिटर है, वह दबंग किस्म का लड़का है। उसके सहपाठी भी उसे पसंद नहीं करते हैं।
क्लास टीचर श्रीमती राव अचानक किसी काम से बाहर जाना चाहती हैं। वह सुरेश को सब बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोलकर चली जाती हैं। सुरेश मौके का फ़ायदा उठाता है और अनिल को तंग करने लगता है। इस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग कैसे होता है वो उदाहरण के माध्यम से दिखाया गया है। जिस प्रकार हम अपना नेता चुनते हैं उसी प्रकार मॉनिटर कक्षा का नेता है, समझो। तो मैडम चली जाती है तो वह एक अनिल नाम के बालक को क्या करता है, तंग करने लगता है। फिर आगे है कि अनिल, आज मैं राव मैडम से तुम्हारी शिकायत लगाने वाला हूँ। अनिल कहता है ऐसा कि आज मैं आपकी मैडम से शिकायत करूँगा, लेकिन मैंने किया क्या है। वह बोलता है जो सुरेश है, कक्षा का मॉनिटर। श्रीमती राव के लौटने पर जब आप कक्षा से बाहर गई हुई थी तो अनिल शोर मचाकर सबको परेशान कर रहा था। उसने मेरी बात भी नहीं सुनी, ऐसा मॉनिटर साहब मैडम से बोल दिए अनिल के बोलने से पहले ही। तो अनिल, आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यहीं रुकना पड़ेगा। तुम आज 100 बार लिखोगे कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा। इस प्रकार उसको क्या हुआ, पनिशमेंट दी गई। लेकिन मैडम मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ऐसा अनिल बोलता है। तो इस प्रकार इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग किया जा सकता है, भले ही आप उस नेता को चुने हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो लोकतांत्रिक समाजों में प्रायः संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। तो यहाँ पे मॉनिटर के माध्यम से बताया गया था और उस क्लास के लड़के के माध्यम से फिर यहाँ बताता है जो नेता चुनता है लोकतंत्र के माध्यम से कि लोकतंत्र में यदि सत्ता का दुरुपयोग करता है तो संविधान हमारे पास है जो इससे हमारी रक्षा करेगा, नियम में बांधेगा उस राजनेता को और दुरुपयोग को क्या करेगा, रोक देगा, रोक सकता है। फिर भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। जैसे मौलिक अधिकार है ना, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो जिसका दुरुपयोग नहीं होने देती है न्यायपालिका। कोई भी नेता उसका दुरुपयोग नहीं कर सकता है। जो भी 6 मौलिक अधिकार हैं, आपको भी आगे चर्चा होगी उनकी, कोई भी आपसे नहीं छीन सकता है उनको। ऐसा संविधान हमको अधिकार देता है। फिर है वहाँ आपने पढ़ा था कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। ये समानता का अधिकार जो आया, इसका लेक्चर अपलोड किया गया है, अच्छा रिस्पांस मिला है, उसको आप लोग देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से पेडागॉजी प्लस सब्जेक्ट SST का जो है उसमें से कम 4 क्वेश्चन आते हैं। फिर हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये आप इसको नोट करेंगे, किस आधार पर, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान। तो ये शब्दावली पूछ ली जाती है कि किन किन आधारों पर एक कोई अलग दे देगा, बाकी इनको सम्मिलित कर देगा। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये समानता का अधिकार है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, उसकी लिंग के आधार पर अर्थात स्त्री पुरुष के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ऐसा संविधान उसको मौलिक अधिकार देता है। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। फिर ये जो चर्चा हुई है मॉनिटर और उसके सवाल जवाब हैं, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम बढ़ते हैं आगे। लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे। नीचे दिए गए चित्रकथा पट में कक्षा के भीतर की एक घटना के आधार पर इस बात को समझाया गया है। अर्थात जो धाकड़ लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, वे किसी भी असहाय व्यक्ति को या गैर ताकतवर व्यक्ति को परेशान न करें, ऐसा संविधान हमको अधिकार देता है या नियम कानून बनाता है। इसलिए तानाशाह आप नहीं बन सकते हैं। इसमें समझाया गया है कि लोकतंत्र संविधान का एक महत्वपूर्ण काम क्या होता है कि किसी ताकतवर समूह द्वारा कम ताकतवर समूह को परेशान, अपनी ताकत का इस्तेमाल न किया जा सके उसको परेशान करने में। अब हम इस पटकथा को देखते हैं या चित्रकथा को देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पर खेलों की घंटी शुरू होने वाली है। चलो आज तुम अलग खेलते हैं, आज कुछ अलग खेलते हैं, बास्केटबॉल नहीं, हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे। तो ये दबंग लोग बोलते हैं नहीं, हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे।
फिर नीचे बताता है हमें सदा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं क्योंकि उनकी संख्या कक्षा में ज़्यादा है। तो यहाँ जेंडर विविधता को दिखाया गया है जो CDP में आपके पूछा जाएगा। CSET तो PSC UPSC में आता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ जेंडर बायसनेस को दर्शाया गया है। लड़के बोलते हैं नहीं हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे, जबकि लड़कियाँ कहती हैं आज कुछ अलग खेलते हैं जैसा कि बास्केटबॉल। फिर नीचे लिखते हैं कि हमें सदा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं क्योंकि उनकी संख्या कक्षा में क्या है, ज़्यादा है। तो आप इनको देख सकते हैं। फिर नीचे है मैडम को फैसला लेने का कोई और तरीका सोचना चाहिए ताकि हमारी इच्छा पर भी गौर किया जा सके। ऐसा लड़कियां बोलती हैं कि क्लास की मैडम को क्या करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए इसके बारे में। अब ऊपर आते हैं तो शिक्षक इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों को हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहते हैं। तो जो लड़के हैं हंसने लगते हैं, हाँ 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 हम जीत गए, हम जीत गए। यह तो होना ही था, लड़कों की संख्या कक्षा में ज़्यादा है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि एक प्रकार से ये दबंग और लड़कियां गैर मजबूत पक्ष की हैं जिससे उनको परेशान किया जा रहा है, उनकी भावनाओं को दबाया जा रहा है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो इसके माध्यम से बताया गया है कि किस प्रकार से जो संपन्न या संसाधन संपन्न या सामाजिकता संपन्न लोग होते हैं वो किस प्रकार से गैर संपन्न लोगों को दबा देते हैं और उनकी बात भी कहाँ कानूनों में सुन ली जाती है क्योंकि जनसंख्या उनकी ज़्यादा है। फिर है इस तरह के अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिसमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती है और उनका नुकसान होता है, जैसा कि इस चित्र कथा पट्ट से पता चलता है। बहुत ही निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों से इस प्रकार का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज़ से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। तो इसमें बताया गया है कि उपलब्धता जो है यदि सामान्य रूप से बहुसंख्यकों को वो सामान्य रूप से मिल रही है तो ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक हैं यदि उसी क्षेत्र में तो उनको दबाया जाए, उनको वह वस्तु या वह चीज़ एकदम बहुत संघर्ष के बाद प्राप्त हो। यदि ज़्यादा जनसंख्या जहाँ जिन लोगों की है या जिस धर्म समुदाय की है उनको यदि वह चीज़ या वस्तु सामान्य रूप से मिल रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही है, तो वहाँ यदि कोई दूसरा वर्ग अल्पसंख्यक है तो उनको भी सामान्य रूप से यह प्राप्त होना चाहिए। तो इसमें निरंकुशता को या निरंकुशता की परिभाषा बताता है उसका एग्जाम्पल देकर के। तो ये शब्दावली आती है। फिर है अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना संविधान का क्या है, महत्वपूर्ण कार्य है। तो इसमें संविधान में इसका वर्णन मिलता है, आपको वर्णन मिलेगा। इसका डिटेल आगे है, उसमें आपको बताया जाएगा। मौलिक अधिकारों में उनके लिए कुछ विशेष अधिकार बनाए गए हैं अल्पसंख्यकों के लिए, तो वो उनकी रक्षा करते हैं इस चीज़ से। फिर है यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है जिसे अंतर समुदाय वर्चस्व कहते हैं, या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं जिसे अंतः सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। तो इस शब्दावली को अंतर सामुदायिक ये आता है इंट्रा कम्युनिटी और इंटर कम्युनिटी। तो अंतर सामुदायिक जो है वो दो समुदाय अलग अलग हैं। इंटर का मतलब दोनों समुदाय अलग अलग हैं, लेकिन अंतः का मतलब अंतर समुदाय का मतलब या इंटर कम्युनिटी का मतलब है दोनों अलग अलग हैं समुदाय, लेकिन अंतः कम्युनिटी एक ही समुदाय के अंदर फूट चल रही है, तो उसको अंतः सामुदायिक या इंट्रा कम्युनिटी कहते हैं। तो इस प्रकार से आप जब ग्रामीण अंचल में जाएंगे या शहरों में भी, तो ग्रामीण अंचल में विशेष रूप से यदि सरपंच है और उसके जो हितैषी लोग हैं, चाटुकारिता करने वाले, तो उनका काम बहुत जल्दी हो जाता है। या उसी जाति से संबंधित हैं तो उनका काम जल्दी होता है, और यदि दूसरे समुदाय से संबंधित हैं या दूसरी जाति से संबंधित हैं तो वही कार्य उनका बहुत परेशानी से संपन्न होता है या किया जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे।
संविधान क्यों होना चाहिए, इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। यह बात सुनने में ज़रा अजीब लगती है, असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। इसे समझने के लिए नीचे फिर से एक उदाहरण देता है कि संविधान हमारी आवश्यकताओं या हमारी महत्वपूर्ण ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्यों आवश्यक है। यदि ना होता तो क्या होता, इस प्रकार आप इसमें देखेंगे चित्रपट कथा के माध्यम से। तो शबनम नाम की कोई लड़की है, तो शबनम दुविधा में है, उसे कुछ तय करना है। कल की परीक्षा के लिए मुझे 2 अध्याय पढ़ने हैं, लेकिन इस समय तो मेरा पसंदीदा टीवी कार्यक्रम आ रहा है, मैं इसे देखे बिना नहीं रह सकती। पर अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं ये दोनों अध्याय नहीं पढ़ पाऊँगी। तो इस प्रकार इसमें शबनम बताती है कि मुझे मेरा कल पेपर है, 2 अध्याय कंप्लीट भी करने हैं और मेरा पसंदीदा सीरियल भी आ रहा है तो उसको भी देखना है। लेकिन वह समझती है कि यदि मैं क्या करूँगी, सीरियल देखने के चक्कर में क्या होगा, मैं अध्याय पूरा नहीं कर पाऊँगी। तो शबनम फिर इधर, शबनम तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है, पेरेंट्स बोलते हैं उनके। फिर वो बोलती है कि मुझे यह टीवी कार्यक्रम देखना है, लेकिन कल मेरी परीक्षा भी है। अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो मेरा भी टीवी देखने का मन जरूर करेगा। मुझे एक बात सूझ रही है, अगर आज की रात कोई भी टीवी ना देखे तो तब शायद मेरा भी मन नहीं ललचाएगा। तो इस प्रकार से इसमें बताया गया है, अर्थात वह अपनी भावनाओं के पीछे दूसरी की भावनाओं को भी मार रही है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। नीचे फिर दिया गया है कि अच्छा हुआ मैंने कल टेलीविज़न नहीं देखा, उन आखिरी 2 अध्यायों में से इतने सारे सवाल आए हैं। जब एग्ज़ाम देने जाती है नहीं देखती है, उसका काम हो जाता है, उसके कारण घर वाले भी टीवी नहीं देखते हैं। इस प्रकार जो ऊपर वर्णन है पैराग्राफ में, तो उसी का ये उदाहरण है। तो इससे आप समझ जाएंगे कि एक जो लड़की है वो उसका प्रभाव पेरेंट्स पर भी उसके पड़ रहा है। तो इस प्रकार एक समुदाय का प्रभाव दूसरे समुदाय पर किस प्रकार पड़ रहा है। फिर पैराग्राफ देखते हैं। तो संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश की आस्था रखता है, देश भी आस्था रखता है। तो संविधान में कुछ ऐसे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हैं हमारे, जिनकी अवहेलना आप नहीं कर सकते हैं, उनमें हमारी आस्था है। तो इसमें उसी का वर्णन है कि संविधान में यह भी वर्णन है, कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो ठेस पहुंच सकती है जिनको, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए जो हमारी आस्था जुड़ी है उसके लिए भी संविधान जरूरी है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है, इसलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए। ये हो सकता है जब पार्टियों से लोग तंग आ जाते हैं तो सोचते हैं चलो किसी को दे दे, या फौजी शासन हो जाना चाहिए। इस भावना में वह कर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। इसकी कल्पना वह उस समय नहीं कर पाते हैं, तत्कालीन निर्णय नहीं ले पाते हैं, जबकि दूरगामी परिणाम इसके बहुत बुरे होते हैं। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचाता है। यह ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता है जिनके जरिए नागरिकों को अधिकार का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। तो जो इसमें बताया गया है कि यदि कोई तानाशाह है उसको शासन दे दिया जाए, वह तुम्हारी भावनाओं को तहस नहस कर दे, तो इसी से रोकने के लिए संविधान की ज़रूरत पड़ती है जो हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की रक्षा करता है। इस प्रकार से इसमें वर्णन है। फिर देखते हैं नेक्स्ट पैरा। इस चर्चा से आप समझ गए होंगे कि संविधान किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि संविधान ना होता तो आज आप शिक्षा में बराबरी नहीं कर पाते, समाज में बराबरी नहीं कर पाते, वही छुआछूत अभी भी फैली रहती, धर्म में नहीं कर पाते। इस प्रकार से वह हमको अधिकार देता है इन सब चीज़ों की। फिर एक कोट है कि आइए अब निम्नलिखित उदाहरणों से जुड़े मूलभूत नियमों से तालिका को भरें।
इसमें वही कहानी है जो ऊपर बताई गई है, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब देखते हैं नीचे। आइए अब भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का अध्ययन करें और इन बात को समझें कि उपरोक्त बिंदु कुछ खास आदर्शों और नियमों का रूप किस तरह ग्रहण करते हैं। यहाँ से अब और इम्पोर्टेंट होंगे। भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण पढ़ेंगे हम, लक्षण या विशेषताएं भी इनको बोला गया है। तो इसमें है 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन के भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। तो इसमें बताया गया है पैराग्राफ में कि किस प्रकार से जब अंग्रेज़ों का औपनिवेशिक शासन काल था तो कुछ नियम कानून एकदम थोप दिए जाते थे, अत्याचार किया जाता था। तो इस प्रकार से जब स्वतंत्रता मिली तो यह विचार रखा गया कि लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, इसमें सभी की क्या होना चाहिए, सभी के विचारों का या आदर्शों की रक्षा होनी चाहिए, ऐसा तानाशाह नहीं होना चाहिए। उनमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा, सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार भी होगा, ऐसा संविधान चाहिए। तो इस पर चर्चा की गई। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार गठन कैसे किया जाए, उसके कामकाज के नियम क्या हैं। यह काम किसी एक आदमी के बस का नहीं था, इसलिए 15 समितियों का गठन हुआ था। इसमें लगभग 300 लोग ने योगदान दिया। 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रही। जो मैं चर्चा में आपको बताया था कि कब कब संविधान सभा की बैठकें हुई, कौन कौन अध्यक्ष बने। फिर एक कोट दिया गया है। कोट में संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता की एक जबरदस्त भावना थी। भावी संविधान के एक एक प्रावधान पर जमकर चर्चा हुई और सभी लोग सहमत विकसित करने के बारे में गंभीर थे। उपरोक्त चित्र के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखाई दे रहे हैं, जो संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। तो संघवाद पूरे भारत को जोड़ने का विशेष कार्य इन्हीं के द्वारा किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। अब हम देखेंगे आगे। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी न तो भाषा एक थी, न एक धर्म था और न ही एक जैसी संस्कृति थी, अर्थात विभिन्न भाषाई के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग और विभिन्न जातियों के लोग, अर्थात जाति विविधता, भाषाई विविधता और धार्मिक विविधता या सांस्कृतिक विविधता भारत में मौजूद थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। इसकी चर्चा भी मैं शुरू में बताया हूँ। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएंगी। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी जोर दिया गया। ऐसा संविधान तैयार किया गया। फिर नेक्स्ट पैरा है, आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया है। इन बातों को पढ़ते हुए विविधता, अब यहाँ आप इनको याद रखेंगे, विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार, प्रतिनिधि के से संबंधित उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए। जिससे इन दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे, इसे समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह से हल किया होगा। तो बहुत उठापटक थी उस समय, इसीलिए 15 समितियों का गठन किया गया था। हर समिति का अलग अलग कार्य था, इसलिए यह संभव हो पाया। फिर अंबेडकर जी के बारे में एक कोट दिया गया है, उसको देख लेते हैं। तो इसमें है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, जैसा कि शुरू में बताया था मैं। तो
तो ये याद रखेंगे कि ये भारतीय संविधान के जनक हैं। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है, अनुसूचित जातियों को सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि भले ही कानून बन गए हों, अभी भी अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इन कानूनों का संचालन सवर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही है। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़ चढ़कर शामिल हों। तो इस प्रकार से उन्होंने संविधान निर्माण की प्रक्रिया में बताया था कि जो भी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए संविधान में प्रावधान किए जा रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि से, लेकिन उनका जो संचालन होगा वह सवर्णों के द्वारा ही किया जा रहा है, इसलिए वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र ना रहें, इसलिए वह लोक सेवाओं में भी अपनी भागीदारी बढ़ चढ़कर सुनिश्चित करें। ऐसा वो आह्वान कर रहे थे अनुसूचित जनजाति और जाति के लोगों से। अब हम बढ़ेंगे आगे। तो अब आती हैं विशेषताएं। नंबर 1 है लक्षण में संघवाद, फेडरलिज्म। इसका मतलब यह है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी सरकारें हैं। पंचायती राज व्यवस्था जो है वह शासन का तीसरा स्तर है, जिसके बारे में आप कक्षा 6 में ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। 7वीं की किताब में आपने राज्य सरकार के कामकाज यह भी अपलोड किया गया है। इस साल हम केंद्र सरकार के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। तो अभी जो पंचायती राज थी और राज्य की जो सत्ता थी, एमएलए विधायकों का जो चुनाव था, वह सारी प्रक्रियाएं अपलोड कर दी गई हैं कक्षा 7 की एनसीईआरटी में या कक्षा 8 की। इसमें हम केंद्र की सरकार, संघ की सरकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो उसमें बताया गया संघ का मतलब ये होता है कि यहाँ 2 प्रकार की सरकारें, राज्य स्तर और केंद्र स्तर पर सरकारें काम करती हैं। फिर है भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले न लें। इसलिए व्यवस्था की गई कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार 2 प्रकार की सरकारें इस कारण से गठित की गई, चूँकि क्या हुआ, राजधानी दिल्ली थी तो दिल्ली में जो मुट्ठी भर लोग बैठे वे पूरे फैसले न थोप दें पूरे देश पर। तो इस प्रकार से इस व्यवस्था को विकसित किया गया। अब हम देखते हैं अगला पैराग्राफ। इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग फैसले भी लिए जा सकें। इसी कारण प्रांतीय सरकारों का भी क्या किया गया, गठन किया गया, ताकि वहाँ की जानकारी वहाँ की सरकार वहाँ के हिसाब से चला सके शासन। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। कार्य भी बटे हैं, राज्य सूची, संघ सूची। राज्य सूची में राज्य सरकार, संघ सूची में संघ सरकार और समवर्ती सूची में संघ सरकार। तो राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। किन मुद्दों पर? राष्ट्रीय महत्व के जो मुद्दे हैं या सवाल हैं, तो उन पर केंद्र सरकार बनाती है नियम कानून, तो राज्यों को क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। संघ सूची में जो भी वर्णन है उसमें नियम कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र को। वहीं राज्य सूची में राज्य को। तो केंद्र संघ सूची में जो बनाती है वह राज्य बाध्य है मानने के लिए। फिर है कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियाँ दी गई हैं। ये देखिए अब सूचियों की चर्चा है। स्पष्टता के लिए कुछ सूचियाँ दी गई हैं जिनमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है, जैसा कि मैं अभी बताया था। इसके अलावा संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से कर सकती है। टैक्स, राज्य के जो जीएसटी भी है ना, तो एक SGST है और एक CGST है, सेंट्रल की है और एक स्टेट की है। तो वह भी अलग अलग है कि टैक्सेशन भी उनके अलग अलग हैं, वह किस प्रकार से पैसों का इंतजाम करेंगी। फिर है संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते हैं। अंतर्गत जो होते हैं संघवाद के अंतर्गत वह राज्य केवल क्या होते हैं, केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते हैं। उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। भारत के सभी लोग दोनों नीतियों के अंतर्गत आएंगे, राज्य के और संघ के भी।
तो इस प्रकार से आपने इसमें देखा संघवाद का क्या अर्थ है। फिर एक कोड दिया गया है, जब संविधान सभा के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृति दी तो सभा के सदस्य ए.के. अय्यर ने कहा था कि यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी। यह आम आदमी के कुशल क्षेम, जीवन स्तर, सुविधा और बेहतर जीवन स्थिति को प्रोत्साहन देगी। तो इसमें वयस्क मताधिकार को बताया गया है। वयस्क मताधिकार अर्थात सरकार चुनने का अधिकार जब मिलता है, अभी 18 वर्ष के बाद आपको वयस्क मताधिकार का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो इसमें एक सदस्य थे, कौन? ए.के. अय्यर ने उसके बारे में बताया है। अब हम देखेंगे दूसरा लक्षण, तो यह है संसदीय शासन। अभी हम संघवाद देख रहे थे, अब है संसदीय शासन व्यवस्था। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। सरकार के जो सभी स्तर हैं तो उसमें लोकतांत्रिक चूंकि व्यवस्था है तो लोग चुनाव खुद करते हैं। जो कक्षा 7 की किताब में शुरू में कांता की कहानी से वोट डालने तक की कतार में खड़ी होने तक की कहानी का वर्णन है, जो आपको बताया गया है मेरे द्वारा, राज्य शासन कैसे कार्य करती है उसमें। फिर भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो वयस्क मताधिकार का मतलब ये होता है 18 वर्ष के प्लस के हैं आप तो आप वोट डाल सकते हैं, उसी को बोलेंगे वयस्क मताधिकार। तो जब संविधान निर्माण की या रचना की प्रक्रिया चल रही थी तो अब आगे देखते हैं, तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष से भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया। जो उस समय स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था तो उसमें यह व्यवस्था नहीं थी सबको कि वयस्क मताधिकार दे सके, इसलिए इसको क्या किया, योग्य बना दिया कि इसको शामिल करो। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि जाति, वर्ग और औरत मर्द फर्क पर आधारित ऊंच नीच बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है इस मताधिकार से। इसीलिए नेता आप देखेंगे कि झुग्गी झोपड़ियों में भी जनजाति उन्हें तभी याद आती है जब चुनाव होता है, तो जा करके उनके यहाँ भोजन करेंगे, उनके साथ डांस करेंगे, ये सारी क्रियाएं वो करते हैं। फिर है सार्वभौम मताधिकार का मतलब है अपने प्रतिनिधि के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। सार्वभौम का मतलब है कि अपने प्रतिनिधि के चुनाव में पूरे देश के लोगों की भूमिका होनी चाहिए। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव लड़ सकता है, यह स्वतंत्रता दी गई है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, जिनको हम जिताते हैं वे हमारे प्रति जवाबदेह रहेंगे। लोकतंत्र, तो ये क्वेश्चन आता है कि प्रतिनिधि किसके प्रति जवाबदेह होंगे, तो जनता के प्रति। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में आप इसी पुस्तक की दूसरी इकाई में और विस्तार से जानेंगे। तो लोकतांत्रिक कार्य पद्धति इसकी अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे। अब आता है नंबर तीसरा, शक्तियों का बंटवारा। तो इसमें शक्तियों के बंटवारे में जो राज्य सूची, संघ सूची है, केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा इसमें बताया जाएगा। तो संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। केंद्र की है तीनों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इसकी चर्चा राज्य सरकार के बारे में पिछले कक्षा 7 में राज्य सरकार कैसे कार्य करती है उसमें भी बताया गया है। तो हम देखेंगे इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम करते हैं। तो विधायिका में आप याद रखेंगे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, जिनका आप चुनाव के द्वारा जिताते हैं, जिनको वो निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर है कार्यपालिका, जो है वो ऐसे लोगों का समूह होता है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम करते हैं। फिर है न्यायपालिका कहा जाता है, जिसके बारे में आप इस पुस्तक की इकाई 3 में अभी न्यायपालिका अलग से है, न्यायपालिका नाम का पाठ है, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग यदि होता है तो न्यायपालिका में आप शरण ले सकते हैं। न्यायपालिका उसको दुरुपयोग करने से रोक देती है, किसी भी सत्ता या सरकार। तो वही है कि दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है किसका, न्यायपालिका का। इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होती हैं। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग एक दूसरे पर अंकुश रखते हैं और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। इसीलिए तीनों को अलग अलग शक्तियां दी गई हैं कि कोई किसी का यदि उल्लंघन करता है तो दूसरा उसको रोक सकता है। इस प्रकार से
तो ये भी आता है कि कितने भागों में संविधान के अनुसार सरकार के जो अंग हैं वो कितने हैं, तो वो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों को आप याद रखेंगे, 3 भागों में बांटा गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। फिर एक कोड दिया गया है, संविधान सभा के सदस्यों को भय था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर न हो जाए कि विधायिका के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा ही करने लगे। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सभा ने ऐसे कई प्रावधानों को संविधान में शामिल किया जिनके जरिए शासन की कार्यकारी शाखा द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों को सीमित और नियंत्रित किया जा सके। तो इसमें वही चर्चा बताई गई है जो इसमें वर्णन है। फिर एक कोट है, इस अध्याय में राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया है। ध्यान रखें, इसका मतलब राज्य सरकारों से नहीं है। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसे सरकार से भिन्न अर्थ में लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना, लागू करना। तो सरकार की क्या जिम्मेदारी है? कानून बनाना और लागू करना। यह भी क्वेश्चन आता है। लेकिन चुनावों के जरिए सरकार बदल सकती है। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं। भारतीय राज्य की लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार कार्यपालिका राज्य का एक हिस्सा है। राज्य का मतलब सरकार के कहीं ज़्यादा व्यापक होता है। राज्य का जो मतलब होता है सरकार से कहीं ज़्यादा, पूरे देश को ही हम यहाँ राज्य का अर्थ है पूरा देश, उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। देश के स्थान पर अब राज्य की यहाँ गणना जो की गई है वह देश के आधार पर की गई, जैसे नेपाल राज्य, भारत राज्य, इस प्रकार से। अब हम देखते हैं नंबर 4, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। इसको आप नोट कर लेंगे, अंतरात्मा कहा जाता है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार हों, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा शोषण हुआ था लोगों पर। इसलिए उन्होंने सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए लिखित अधिकार दिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों की राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाएंगे नागरिकों को। इसलिए मौलिक अधिकारों को लिखित रूप में संविधान में शामिल किया गया है। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। कौन? संविधान। अब यहाँ मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा है, इसको बाद में देखेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ पहले देखते हैं। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके। फलस्वरूप बहुसंख्यकों, अल्पसंख्यक भी क्या चाहते थे कि हाँ, संविधान में ऐसे अधिकार शामिल किए जाएं जो उनकी रक्षा कर सकें। फिर यहाँ बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, ऐसी स्थिति में होना चाहिए उसको। दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हों जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, अर्थात जिसे आप चुन करके भेजते हैं तो उनके लिए बाध्यकारी है कि वो रक्षा ही करेंगे, वो संविधान के अनुकूल ही चलेंगे, विरुद्ध नहीं जाएंगे। फिर है मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है। संविधान सभा नीति निर्देशक तत्वों को भी आप याद रखेंगे। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि ज़्यादा सामाजिक आर्थिक सुधार लाए जा सकें। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों के मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखेंगे। तो ये सामाजिक आर्थिक सुधार लाने के लिए इनकी व्यवस्था की गई। अब हम थोड़ा देख लेते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। 6 मौलिक अधिकार हैं। तो नंबर 1 पर है समानता का अधिकार। तो जैसा कि इसकी चर्चा की जा चुकी है, तो इसमें कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी बताया गया है कि धर्म, जाति, लिंग, भाषा या निवास स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा पहले पैराग्राफ में भी हम देखे हैं और इसका एक लेसन जो कक्षा 7 है उसमें अपलोड भी कर दिया गया है। लेक्चर समानता के नाम से है, उसमें अच्छे से डिटेल है इसका। भेदभाव नहीं किया जा सकता है। फिर है खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थलों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि किसी होटल में
यदि काम करने वाला मजदूर गया है वहाँ का तो उसको पानी पीने से आप नहीं रोक सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र जितने भी हैं वह उसका अधिकार है। यदि आप ऐसा रोकते हैं तो उसके समानता के अधिकार का हनन करते हैं या उल्लंघन करते हैं संविधान का। तो रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। पहला सार्वजनिक क्षेत्र में पहुंच से, दूसरा रोजगार के मामले में। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिनके बारे में इसी किताब में हम आगे पढ़ेंगे। छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया है। ये अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में वर्णित है। अब हम आते हैं, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। समानता के अधिकार के बाद दूसरा आप पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। तो इनके छवों के नाम आप नोट कर लेंगे, भले डिटेल आप ना जाने, लेकिन इनके डायरेक्ट नाम पूछे जाते हैं कि कितने हैं, तो 6 हैं। शुरुआत में 7 थे, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 संपत्ति के अधिकार को हटा करके उसे संविधान के अनुच्छेद 300 में कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। इसको आप इस वॉइस को नोट करेंगे। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत व्यक्तिगत और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में जाने आने, निवास करने की, पेशा कारोबार की स्वतंत्रता। इसके अनुच्छेद अलग अलग हैं पर अनुच्छेद आपसे नहीं पूछे जाएंगे। वो पीएससी यूपीएससी में पूछे जाते हैं, लेकिन आपसे यह पूछे जाएगा कि भाषण की स्वतंत्रता, ग्राम सभा संगठन की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में निवास करने, बस जाने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने या कारोबार करने की स्वतंत्रता। तो इसमें इतने क्षेत्र शामिल होते हैं। संगम, संघ, सहमति, संगम, संघ, सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इस प्रकार से ये जितनी स्वतंत्रताएं हैं आप इनको नोट कर लेंगे अलग अलग। फिर आता है नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अर्थात आपका किसी प्रकार से शोषण नहीं किया जाएगा, उसके लिए आपके पास अधिकार हैं। तो संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखा जाना क्या है, अपराध है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23-24 में वर्णित है, जिसमें मानव का व्यापार आप नहीं कर सकते हैं। पहले क्या होता था, दास प्रथा जब चलती थी, दास एक दूसरे पर बेचे जाते थे मध्यकालीन में, इतिहास में। लेकिन क्या है, आप मानव का व्यापार नहीं कर सकते हैं और 14 वर्ष से कम बच्चे से कारखानों में कार्य नहीं करवा सकते हैं या मजदूरी नहीं कर पा सकते हैं। तो इसमें यह दिया है 23-24 अनुच्छेद में वर्णन है इसका। फिर आता है नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। तो धर्म अपनाने और प्रचार प्रसार, इस शब्दावली को आप नोट कर लेंगे। फिर आता है नंबर 5, नंबर 5 पे आता है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार या शिक्षा का अधिकार जिसे बोलते हैं। तो संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा, विकास और शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। यह सभी अल्पसंख्यकों का मानव अधिकार है। आप किसी भी अल्पसंख्यक को उसकी संस्कृति की रक्षा, उसका प्रचार प्रसार करने या शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने से वंचित नहीं कर सकते हैं, उसको रोक नहीं सकते हैं। ऐसा संविधान में उसको अधिकार दिया गया। फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। तो इसको आप याद रखेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान की आत्मा भी कहा गया है इसे। तो इस प्रकार से आप इनको छवों को नोट कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। धर्मनिरपेक्षता 5वां लक्षण है। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसे राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देगा। इसके बारे में हम अगले अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि संविधान या राज्य का, भारत का कोई धर्म नहीं होगा, अर्थात या संविधान का कोई धर्म नहीं होगा, अर्थात सभी धर्म उसके लिए समान माने जाएंगे, भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसीलिए इसमें लिखता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा नहीं दे सकता है या बढ़ावा नहीं दे सकता है। तो इस प्रकार धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि संविधान का कोई भी धर्म नहीं है। अब अगला पैराग्राफ है। अब आप इस बात को समझने लगे होंगे कि कभी कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा।
संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार कराना चाहते हैं। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह जिन देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाता है वह देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। यदि ज़्यादा ही बदलाव कर दिया जाए संविधान में तो फिर बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। यह नेपाल में देख चुके हैं। वहाँ लोकतंत्र बनने की ज़रूरत के साथ साथ एक नए संविधान की ज़रूरत भी पैदा हो गई और 2012 में पुनः लिखित संविधान वहाँ बनाया गया। तो इस प्रकार उदाहरण के माध्यम से भी आप देख सकते हैं इसमें। फिर है ऊपर हमने भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया है वे कई बार काफ़ी जटिल दिखाई देते हैं और उन्हें समझने में मुश्किल भी महसूस होती है, लेकिन अभी आप इस बारे में ज़्यादा फिक्र ना करें। इस पुस्तक के बाकी अध्यायों में अगली कक्षाओं में भारतीय संविधान के सभी पहलुओं के बारे में लगातार सीखते जाएंगे, ठोस रूप से इसका अर्थ जान पाएंगे। तो जो आपको आज के इस लेक्चर में बताया गया है इसका डिटेल अब सारे पाठों में एक एक, ये जो पॉइंट पाँचों आए हैं लक्षण, इनका एक एक पार्ट ही है, एक एक लेसन में इनका पूरा डिटेल है उदाहरणों के साथ। तो इसकी चर्चा हम करेंगे कंटिन्यू। तो आप घबराएं नहीं, लगातार जुड़े रहें, अभ्यास करें, इसकी शॉर्ट नोट्स बनाते रहें। इसमें लगभग आपका एक पेज में शॉर्ट नोट्स हो जाएगा। तो यहाँ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हुए भी दिखाया गया है आपको। तो इस प्रकार से आप जुड़े रहें। बाकी आप घबराएं नहीं, जो भी मटेरियल है इसमें अथॉराइज्ड है पूरा, यहीं से क्वेश्चन आते हैं जहाँ जहाँ अंडरलाइन कराता है हमने। अब ये तस्वीर है एक, देख सकते हैं जिसका जिक्र है इसमें। उपरोक्त तस्वीर 24 जनवरी 1950, इस दिन संविधान सभा की क्या हुई, लास्ट बैठक हुई। ये आती है डेट सभी एग्जामों में, PSC UPSC सब में आती है, सारे एग्जाम में, वर्ग 1 2 3 सभी में। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्यों ने अपनी आखिरी बैठक, ये अंतिम बैठक थी, संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। सबसे ऊपर वाले चित्र में प्रधानमंत्री नेहरू जी दस्तखत कर रहे हैं। दूसरे चित्र में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे निचले चित्र में दाएं से बाएं क्रम में लोग दिखाई दे रहे हैं। श्री जयराम दास, दौलत राम, खाद्य एवं कृषि मंत्री राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जान मथाई, वित्त मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, उप प्रधानमंत्री, और उनके पीछे श्री जगजीवन राम श्रम मंत्री खड़े हैं। तो ये कभी पूछ दिया जाता है कौन से लोग कौन से मंत्री पद पर थे, तो इनको भी आप नोट कर लेंगे। फिर है 11 मौलिक कर्तव्यों में से प्रत्येक से संविधान रेखा चित्र तस्वीरें बनाएं अथवा उन कविताएं गीत लिखें, कक्षा में इन पर चर्चा करें। तो मौलिक कर्तव्य जो हैं वो कितने हैं, 11 हैं। तो आप याद रखेंगे इनको भी। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार में कन्फ्यूजन ना हो आपको, ये कर्तव्य हैं 11 जबकि मौलिक अधिकार 6 हैं। मूल संविधान में 7 थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन सन 1978 में संपत्ति का जो अधिकार था उसको कानूनी अधिकार बना करके अनुच्छेद 300 में जोड़ दिया गया है। तो वह अब मौलिक अधिकार की श्रेणी से हट गया है, इसलिए अब मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, जबकि मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो इस प्रकार से इस पाठ में हमने संविधान निर्माण की प्रक्रिया, किस प्रकार से राजतंत्र और लोकतंत्र में अंतर, तानाशाही से बचने के लिए संविधान क्यों जरूरी है, किस प्रकार से हमारा संविधान निर्मित हुआ, उसके बाद संविधान के जो लक्षण हैं वह भी हमने देखा, संघवाद क्या है, धर्मनिरपेक्ष क्या है, सब पर विस्तृत चर्चा हुई। तो इस प्रकार से आज के टॉपिक का अंत होता है और एक बार फिर आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को जोड़ें और अपनी नोट्स बनाएं जिससे आपके बेहतर परिणाम आएँ और लगातार जुड़े रहें। टेस्ट सीरीज का भी आप बार बार अभ्यास करें उसका। इसी के साथ धन्यवाद, कल फिर होगी मुलाकात।